2024 के इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीतती है तो क्या हमें नरेंद्र मोदी जी को अगला पीएम बनाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनता के अनुसार जो प्रधानमंत्री के गुण हैं वो क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला गुण है ईमानदार। जो प्रधानमंत्री है, अगर जिसको हम बनाते हैं, जो भी व्यक्ति बनता है, तो वो ईमानदार होना चाहिए। ये हम उसका जो पुराना रिकॉर्ड है उसको देखकर हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री बनेगा वो विनम्र होना चाहिए। इसके बाद में आत्मविश्वासी होना चाहिए और अच्छा प्रशासक होना चाहिए। उसको शासन चलाना आना चाहिए, शासन की समझ होनी चाहिए कि हमें देश को कैसे चलाना है। इसके बाद में वो व्यक्ति नेता मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसकी जो सोच समझ है वो अच्छी होनी चाहिए। शरीर उसका लगभग ठीक तरह से काम करना चाहिए, है ना। हम बीमार व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। इसके बाद में जनता प्रिय होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो जनता का प्रिय हो, जनता उसको चाहती हो, वास्तव में वो पीएम बनना चाहिए। और इसके बाद में जवाबदेह होना चाहिए। जो भी वो काम कर रहा है या जो भी उसने वादे किए थे वो वादे वो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो जवाबदेह होना चाहिए। इसके बाद सत्य बोलने वाला होना चाहिए। अगर वो जनता के सामने कुछ बात बोल रहा है तो उसमें सत्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, जनता के सामने खुलेआम झूठ बोलता है, तो ऐसा जो प्रधानमंत्री है वो देश के लायक बिल्कुल भी नहीं है, देश को चलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब इन सभी गुणों की हम डिटेल में बात करेंगे कि जो 10 साल से हमने जिनको प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी जी, क्या अभी उनमें ये सारे गुण उपस्थित है या नहीं है। इनको हम डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ईमानदार। तो जो जिस व्यक्ति को हम पीएम बनाने चाह रहे हैं वो ईमानदार है या नहीं है। 10 साल से हम नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, उनका काम हमने देखा है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं, जो वादा उन्होंने किया था, और कुछ काम ऐसे भी हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो अब कौन से काम हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें उन्होंने बोला है कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा पुत्र हूँ। जब भी वो काशी में जाते हैं, जब भी वो वाराणसी में जाते हैं, तो अब यहाँ पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वो किसके लिए था? गंगा नदी को साफ़ करने के लिए। तो अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो जो गंगा नदी है वो ठीक तरह से साफ़ नहीं हुई है। ये 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये 20,000 करोड़ कहाँ लगाया गया? अभी अगर आप वीडियो देखोगे कुछ पत्रकारों के, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो गंगा है उसकी सफाई हुई है। वहाँ पर बहुत सारे जो नाले हैं गंदे पानी के वो उसमें डायरेक्टली छोड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो काम है वो मोदी सरकार में पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम नरेंद्र मोदी जी को ईमानदार नहीं बोल सकते। इसके बाद में महंगाई पर उन्होंने 2013 में जो इलेक्शन हुए थे तो उस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे। उन्होंने बोला कि मनमोहन जी महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर आप अभी के समय में देखोगे तो जो महंगाई है वो कई गुना पहले से ज़्यादा हुई है। तो अभी आपको जनता के सामने आकर बोलना चाहिए। उस समय जो आपने बोला था कि मनमोहन जी मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अभी आप जनता के सामने महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार हैं? तो ये जो वादा है ये भी आपने पूरा नहीं किया। इसके बाद में बेरोजगारी की बात करें तो अभी के समय में यहाँ पर देश में बेरोजगारी ज़्यादा है। सरकारी नौकरियों में जितने पद खाली होते हैं उतने पद सरकार नहीं निकाल रही है। इसके अलावा जो आपने अग्निवीर योजना लॉन्च की है उसमें केवल युवा व्यक्ति 4 साल तक ही नौकरी करता है, फिर 4 साल के बाद में वो फिर से बेरोजगार हो जाएगा। प्राइवेट कंपनीज़ में भी जितने व्यक्तियों की ज़रूरत होती है तो उतने व्यक्ति वो नहीं लेती है। अभी हमने कोरोना में देखा या उसके बाद में
बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपने कर्मचारियों को निकाल रही है। तो अब जो कर्मचारी निकले हैं वो एक तरह से बेरोजगार हैं, तो इस पर भी आपने ठीक तरह से काम नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम आपको पूरी तरह से ईमानदार नहीं कह सकते। दूसरा गुण होना चाहिए विनम्रता। अब विनम्रता की हम बात करें तो अभी कुछ वीडियो से हमें पता लगा है कि जो विनम्रता है वो अभी आप में कम हुई है। अभी जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उस समय जो राष्ट्रपति है वो खड़े होकर उनको वो पुरस्कार दे रही है, पर आप उस समय वहाँ पर बैठे हुए थे। तो इस स्थिति में आपको भी वहाँ पर खड़े होना चाहिए। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी है वो बीजेपी के लीडर रहे हैं, वो आपसे बुजुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनका सम्मान भी कुछ होना चाहिए। इसके अलावा एक रैली में आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को इग्नोर किया और बाकी जो अन्य कार्यकर्ता है उससे आपने अभिवादन किया। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि आप में पूरी तरह से विनम्रता है। पहले आपने दिखाई थी विनम्रता, पर अब वो विनम्रता ख़त्म हो रही है। तीसरा गुण आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास की हम बात करें तो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप में वो उपस्थित है। आपने जो काम किया है उसका आपको विश्वास है कि ये मैं पूरा कर सकता हूँ। धारा 370 आपने हटाई। राम मंदिर का जो मुद्दा था आपको उसने सही किया आपकी सरकार में। तो इस तरह से आपको बोल सकते हैं कि आप आत्मविश्वासी हो। अब इसके बाद में अच्छा प्रशासन का गुण आप में है या नहीं है, तो वो भी उपस्थित है। आपने देश का प्रशासन अच्छे तरह से किया है, पर उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। विदेश में भारत की जो प्रसिद्धि है वो आपके कार्यकाल में बढ़ी है। विदेशों में भारत की बात होने लगी है आपके कार्यकाल में, और जीडीपी आपके कार्यकाल में थोड़ी अच्छी हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप में अच्छा प्रशासन का गुण है। अब अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो या नहीं हो, यह भी हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अभी हाल ही की कुछ घटनाओं से हमें पता लगता है, इसके बारे में कुछ हमें डाउट हुआ है कि मानसिक रूप से जो आपका स्वास्थ्य है वो सही है या नहीं है। तो अभी आपने कुछ भाषण दिए हैं, उन भाषणों में आपने खुलेआम झूठ बोला है। तो अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वो खुलेआम झूठ नहीं बोल सकता। इसके बाद में आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है। धर्म की राजनीति हम अपने संविधान के अनुसार नहीं कर सकते, तो वो भी आपने की है। हिंदू मुस्लिमों को भड़काने की बात आप करते हो। कांग्रेस के लिए बोलते हो कि आपकी वो भैंस ले जाएगी, आपके गहने बेच देगी, वो आपकी ज़मीन मुसलमानों को दे देगी। तो ये किस तरह के भाषण हैं? आप देश में जो चल रहे मुद्दे हैं उनकी बात आप कभी करते ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क लगता है कि अभी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब इसके बाद में जनता प्रिय आप हो या नहीं हो, तो जब 2019 के चुनाव हुए, 2013 के चुनाव हुए, तो उस समय आप जनता प्रिय थे। उस समय आपकी सरकार ने मुद्दों की बात करी। 2019 में आपकी सरकार ने मुद्दों की बात करी, पर अभी 2024 के जो इलेक्शन हैं उसमें आपकी सरकार कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही है। और अभी जनता को आपका जो सच है वो पता लग चुका है। तो अभी आप जनता प्रिय नहीं हो, या बनावटी तरह से आप जनता प्रिय हो। अब इसके बाद में आप जवाबदेह हो या नहीं हो। तो अभी अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। उसमें आपने मीडिया की जो काउंटर क्वेश्चंस हैं उनका जवाब नहीं दिया, जनता के सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू में पत्रकारों को जवाब देते भी हो तो वहाँ पर आपसे काउंटर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और जो भी आप जवाब देते हो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं होते हैं। अभी जैसे आपसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, तो अब वो 2 करोड़ रोज़गार कहाँ पर हैं? तो इस पर मोदी जी बोलते हैं कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई व्यक्ति पकोड़े बेचकर शाम को घर जाता है तो क्या आप उसको रोज़गार बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पकौड़े बेचने का काम है वो अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, जिसने पढ़ाई में पैसा खर्च किया है,
तो क्या उसको भी पकोड़े बेचना चाहिए? क्या वो भी ये समझ ले कि पकोड़े बेचना रोजगार है, तो देश की सारी जनता ये काम करने में लग जाएगी? तो सरकार का वहाँ पर कुछ काम है या नहीं है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता को रोजगार उपलब्ध करवाए। तो क्या आप इस तरह से लोगों को बोलोगे पकोड़े बेचने के लिए? क्या आपकी सरकार वहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवा रही है? तो इस तरह से आपका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि मोदी जी ने कौन कौन से वादे किए और उन वादों की अभी के समय में क्या सच्चाई है। तो अब सबसे पहले हम महंगाई की बात करते हैं। उस समय मोदी जी ने 2013 में बोला था, मनमोहन जी महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब प्रधानमंत्री जी मैं बोलने के लिए तैयार है या नहीं है। तो अब पेट्रोल रेट की 2013 में हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल रेट 70 रुपये से के आसपास, लगभग 70 रुपये प्रति लीटर। इसके बाद में अभी 2024 की बात करें या इससे कुछ समय पहले की हम बात करें तो पेट्रोल की जो रेट है वो लगभग आपके 100 अबव 100 के पार, 100 रुपये प्रति लीटर। और ये 100 रुपये लीटर ये एवरेज है। इसके बाद में अगर अभी हम देखें तो अभी के समय में 108 रुपये लीटर है। इससे पहले ये 118 रुपये लीटर थी। तो अब मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ, क्या अभी आप महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार है क्या? पेट्रोल की जो रेट है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर 70 रुपये से लगभग डबल जो रेट है वो पेट्रोल की हो चुकी है। तो अब इससे अपनी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जनता की ज़िंदगी है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो अब जो भी सामान हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे सामान ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं। अब अगर पेट्रोल महंगा होगा तो उन ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया है वो भी महंगा होगा। किराया महंगा होगा तो जो वस्तुएं हमारे तक पहुंच रही है वो भी महंगी होगी। तो अभी के समय में अगर आप देखो तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी महंगी हैं। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट है वो ज़्यादा हो चुका है। अब जो व्यक्ति गरीब है उस गरीब के लिए यहाँ पर जो भी वो सामान खरीदता है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, तो क्या उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो अपना जीवन का गुजारा कर सके या वो ज़रूरी चीज़ें खरीद सके? तो क्या अब आप इस स्थिति में महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार हैं? इसके बाद में गैस सिलेंडर की हम बात करते हैं। 2013 में गैस सिलेंडर लगभग कितने रुपए था? 400 रुपये प्रति सिलेंडर। उस समय में आपके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट भी किया कि 400 रुपये जो सिलेंडर है वो महंगा भी है। ये सही भी है, विपक्ष को ऐसा करना भी चाहिए। पर जो जनता आपको उस समय वोट दे रही है तो वोट देने के बाद आपने उसके साथ क्या किया? तो अभी अगर आप देखो 2024 से या उससे पहले जो प्राइस है आपकी सरकार में वो कितना पहुंचा है? 1300 रुपये तक। गैस का जो सिलेंडर का प्राइस है वो 1300 रुपये तक आपकी सरकार में पहुंचा है। तो अब 400 रुपये, फिर 800 रुपये, 1200, यानी 3 गुना है। आपके 10 सालों में, आपकी सरकार के 10 सालों में गैस सिलेंडर का प्राइस 3 गुना बढ़ा है। तो क्या अब आप महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार हैं? इसके बाद आप पेट्रोल रेट की आप बात करो। पेट्रोल रेट जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से महंगा आ रहा है पेट्रोल। अभी कोरोना टाइम हुआ, यूक्रेन रूस का वॉर चल रहा है, तो इसका भी कारण हो सकता है कि जो पेट्रोल है वो महंगा हो। अब अगर हम कुछ रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल सरकार खरीदती है और उस क्रूड ऑयल से वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि बनाती है। तो अब क्रूड ऑयल का अगर हम प्राइस देखें तो 2013 में जो क्रूड ऑयल था वो कितना था? 6210 रुपये प्रति बैरल। और अभी के समय में मोदी सरकार में हम बात करें तो ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कम हुआ है, 3625 रुपये प्रति बैरल हुआ है, या इससे थोड़ा आप ज़्यादा बोल सकते हो क्योंकि समय के साथ थोड़ी प्राइस बदलती रहती है। तो अब हम देखें 2013 में पेट्रोल का प्राइस 70 रुपये लीटर और अभी मोदी सरकार में जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता आ रहा है।
तो सस्ता आ रहा है क्रूड ऑयल, तो इसके अनुसार पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, इससे भी सस्ता होना चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो पेट्रोल का प्राइस है वो अभी महंगा है। तो सरकार जब क्रूड ऑयल विदेशों से सस्ते दामों में खरीद रही है, तो ये जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है ये क्यों ज़्यादा है? तो जनता का पैसा जो हम टैक्स में सरकार को पे कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ पर जा रहा है? क्या उसका हमें लाभ मिल रहा है? क्या हमारी शिक्षा बेहतर हो रही है? क्या हमारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बेहतर हुए हैं? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? तो आप जनता को ये सवाल पूछना चाहिए सरकार को। यहाँ पर हम सरकार की अंधभक्ति नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हो, अगर वो अपने वादों के अनुसार अपना काम नहीं करती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उससे सवाल करें, उसके आलोचक बने, ना कि उसके अंधभक्त। अगर हम इसी तरह से अंधभक्ति में लगे रहेंगे तो फिर इस देश को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें किसी भी पार्टी की अंधभक्ति नहीं करनी है। अब इसके बाद में हम बेरोजगारी की बात करते हैं। तो आपकी सरकार के समय वादा किया कि हम हर साल देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करवाएंगे प्रति वर्ष। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है, सुरजीत भल्ला। तो सुरजीत भल्ला ने, इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये एक रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि 7-8 सालों में आपकी सरकार ने 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। और आपने वादा कितना किया? 2 करोड़ रोजगार। और ये 2 करोड़ रोजगार भी प्रति वर्ष। तो अब 10 साल की हम बात करें तो 10 साल में कितना करोड़ होना चाहिए? 20 करोड़। यहाँ पर कितना करोड़ निकल के आ रहा है? 10 मिलियन में कितने करोड़ होंगे? 1 करोड़। तो क्या आपने बेरोजगारी पर कुछ काम किया? आपने जो वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या आपने वो वादा पूरा किया? और जब आपसे रोजगार पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो फिर आपने देश की जनता को पकोड़े बेचने के लिए कह दिया। तो क्या आप इस तरह से रोजगार उपलब्ध करवाएंगी जनता के लिए? और पकोड़े बेचने के लिए क्या हमें सरकार से पूछना पड़ेगा? पूछना चाहिए। ये तो कोई भी कर सकता है, पढ़ने लिखने की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनपढ़ भी पकोड़े बेच सकता है। तो जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी आप यही बात बोलोगे? क्या उसको भी पकोड़े बेचना चाहिए? तो वहाँ पर सरकार किस तरह से रोज़गार उपलब्ध करवाएगी? इसके बाद में हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ, नहीं हुआ। तो आप बोलते हो भाषणों में कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। तो अब ये जो वादा है ये कितना पूरा हुआ है? तो अब यहाँ पर सबसे पहला है कि आपकी बीजेपी में आपने क्या किया? जो घोटालेबाज नेता है उनको अंदर किया। विपक्षी पार्टियों के जो घोटालेबाज नेता है, जिन पर पहले ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, वो अभी आपकी पार्टी में आ गए। और वो क्यों आए हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए, आपको चुनाव जिताने के लिए, आपके लिए वोट मांगने के लिए। तो क्या आप इतने नीचे गिर गए हो कि आप घोटालेबाज नेताओं को अपनी गोदी में बिठा रहे हो? एक तरफ आप बात करते हो कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, तो क्या आप इस तरह से भ्रष्टाचार ख़त्म करोगे? आप भ्रष्टाचारियों की लीडर बन रहे हो। तो ये इतनी गंदी राजनीति है, अभी हमने 1 साल के अंदर देखी है। पिछले 9 सालों में हमने वो नहीं देखी। हम आपको एक अच्छा नेता मानते थे, पर ये गंदी राजनीति से एक पूरा सच हमारे सामने आ गया है कि आप किस तरह के नेता हो। इसके बाद में और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हमें पता लगा कि वहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, आपकी सरकार ने कितना बड़ा घोटाला किया है। तो संसद में आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पास करवाया कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी कंपनी असीमित चंदा दे सकती है किसी भी पार्टी को। कितना चंदा कौन सी कंपनी देगी ये जनता को पता नहीं लगने वाला, उस समय पता नहीं लग रहा था। और केवल उन पार्टियों को पता था कि हमारे पास कितना चंदा आ रहा है। तो क्या अब यहाँ पर जनता का उसके बारे में जानने का हक नहीं है? जो कंपनियाँ आपको पैसा दे रही है, तो उन कंपनियों के पास भी तो हमारा पैसा ही जा रहा है टैक्स के रूप में।
या जो वो टैक्स पे करना चाहती है उसमें उनको छूट मिल रही है। तो क्या यहाँ पर जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? क्या उसको ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसकी पार्टी के पास जो फंड आ रहा है उसमें वो किस तरह से फंड ले रहा है, लीगल तरह से ले रहा है या इलीगल तरह से ले रहा है? तो इसकी भी सच्चाई हम जानते हैं। कंपनियों से आपने चंदा लिया और उनको आपने धंधा दिया। अभी एक नवयुग कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी, उससे आपने चंदा लिया 55 करोड़ का और फिर उसको आपने कोई प्रोजेक्ट दिया। तो बिना चंदा लिए भी आप उसको प्रोजेक्ट दे सकते थे। तो यहाँ पर भी आपने अपनी पार्टी का फ़ायदा देखा। इसके बाद में कुछ कम प्रॉफिट वाली कंपनियों से आपने प्रॉफिट से ज़्यादा चंदा लिया आपकी सरकार ने, उस पर भी आपने कुछ नहीं बोला। और आपने बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा लिया। वैसे तो आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आपकी पार्टी सनातन धर्म की बात करती है। तो क्या वहाँ पर हम इस तरह से जो जहाँ पर जानवरों को मार के, गाय भैंसों को मार के जहाँ पर उनका मांस बेचा जाता हो और उससे हम अपना चंदा ले रहे हैं? आपकी पार्टी उस कंपनी से फंड इकट्ठा कर रही है, तो आप कैसे सनातन धर्म को ऊपर करोगे? इसके बाद में कंपनियों से आपने चंदा लिया और उन पर ईडी सीबीआई के केस सामने बंद किए। इसका भी रिपोर्ट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म करोगे देश का? जब आप खुद भ्रष्टाचार की लीडर बने हुए हो, भ्रष्टाचार खत्म करना आपके मुंह से अच्छा लगेगा? तो इसका जवाब आप दो जनता को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। पर वो आप में हिम्मत है नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। 10 सालों में आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ये सवाल आपसे पूछे जाते, इनका आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इसके बाद में महिला यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करना। यहाँ पर भी महिला पहलवानों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए सड़कों पर, कुछ ने अपने पदक भी लौटाए आपकी सरकार को। तो फिर भी बृजभूषण के खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उसने यौन शोषण किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए ठीक तरह से। क्या केवल विपक्षी नेताओं पर ही आपकी जांच होती है? आपके खुद की पार्टी के जो नेता है वो दूध के दूल्हे हैं, उन पर जांच आपकी जो एजेंसीज़ हैं ईडी सीबीआई वो नहीं करती है ठीक तरह से। तो क्या आप इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म करोगे? इसके बाद में बीजेपी आईटी सेल के गैंग रेप करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपने उचित कार्रवाई नहीं करी। तो जब लड़की ने, पीड़िता ने ये मामला एफआईआर करवाया तो उसके बाद भी वहाँ पर ठीक तरह से एक्शन नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा, और अभी भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा आपकी पार्टी के द्वारा या आपके द्वारा, जिस पार्टी के आप लीडर हो? तो जनता आपसे जवाब चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जवाब दीजिए कि आपने किस तरह से देश का भ्रष्टाचार खत्म किया। काला धन लाने की आप बात करते थे पहले, वो काला धन कितना लाया आपने, उसकी भी रिपोर्ट दीजिए। बाहर जो भगोड़े बैठे हुए हैं इंडिया का पैसा लेकर, बैंकों का पैसा लूट के विदेशों में जाके बैठ गए। आपकी सरकार ने बोला था, आपने बोला था कि हम उनको पकड़ के लेके आएंगे, अगर उनसे हम पैसा निकलवा लेते हैं तो आपके अकाउंट में 15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो क्या आपने उनको पकड़ा, उनसे पैसा आपने लिया? क्या हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? तो एक हंसने वाली बात है। तो एक तरह से चुटकुला है जो आपकी पार्टी के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं राम मंदिर। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2013 में राम मंदिर बनाने की बात हुई। मोदी जी आपने भी बात करी राम मंदिर बनाने की कि हमारी सरकार में राम मंदिर बनेगा। तो जनता के लिए खुशी की बात है कि उसके लिए राम मंदिर बन रहा है। 500 साल पहले जो राम मंदिर मुग़लों ने तोड़ा था वो आज वापस बन रहा है। तो ये जनता के लिए खुशी की बात है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दी। पर अभी के समय में आपकी सरकार ने इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। आपकी पार्टी वाले बोलते हैं
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या भगवान राम पहले कहीं गए हुए थे जो मोदी जी उनको लेकर आए हैं? क्या आपके राम मंदिर बनाने से पहले कोई भगवान राम देश में नहीं थे? आपकी पार्टी बोलती है कि राम राज्य होगा हमारी सरकार में। तो इससे पहले हमने जो मुद्दों की बात करी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो क्या राम राज्य में ऐसा होना चाहिए? भगवान राम के समय में क्या भ्रष्टाचार होता था? भगवान राम चाहते थे कि भ्रष्टाचार हो उनके शासन में? तो उनका जो भक्त है, सो कॉल्ड भक्त, राम भक्त नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार में ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, 2 करोड़ रोजगार उन्होंने नहीं दिए। तो आप किस तरह से बोल सकते हो कि देश में राम राज्य होगा? राम राज्य तो तब होता जब भगवान राम के आदर्शों की पालना होती। भगवान राम जनता के प्रिय थे, जनता की बात सुनते थे, विनम्रता थी उनमें। तो क्या अभी जो मोदी जी है जिनको हम राम भक्त बोलते हैं, क्या वो जनता की बात सुनते हैं? मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों की बात सुनी? लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या वहाँ पर लोगों की बात सुनी? पर्यावरण के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए, तो क्या वहाँ पर वो मोदी जी बात सुन रहे हैं? तो क्या इस तरह से राम राज्य होगा अपने देश में? और आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, उसके पूर्ण निर्माण से पहले, इलेक्शन के कुछ समय पहले। मंदिर पूरा नहीं बना है और उसमें आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो ज़्यादा शुभ तब होता है प्राण प्रतिष्ठा जब मंदिर पूरा बनता है। हम भी तभी करते हैं जब अपना मंदिर, उसमें जो गुंबद है वो पूरा बन जाता है, तब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ताकि ज़्यादा शुभ रहे। तो क्या चुनाव से पहले आपके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, क्या आपकी नीयत पर कोई शक नहीं डालता है? केवल वोट मांगने के लिए अभी आपकी जो बीजेपी पार्टी है वो भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भगवान राम की फ़ोटो लगाई जा रही है, प्रचारों में आप जय श्री राम बोलते हो, भगवान राम का नाम लेते हो। तो क्या पहले भी ऐसा करते थे आप लोग? रैलियों के अलावा भी आप भगवान राम का लेते हो घर पे? तो आपने केवल भगवान राम को एक वस्तु बना के रख दिया है और उस वस्तु का आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रचारों में वोट मांगने के लिए। जनता को मूर्ख बना रहे हो। जनता को आपने राम मंदिर के नाम पर इतना मूर्ख बना दिया है कि अब वो देश के जो असली मुद्दे हैं उनको भूल चुकी है। अंधभक्तों को अब ये नहीं दिखेगा कि बेरोजगारी भी है देश में, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। उनको तो हर समय भगवान की पूजा अर्चना करनी है, उनको घर की तरफ नहीं देखना है, अपने घर का पालन पोषण कैसे करना है इतनी महंगाई में। कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है तो उस पर मानसिक स्तर पर कितना दबाव होगा। भ्रष्टाचार जो हो रहा है देश में, उसका असर भी जनता पर ही पड़ता है, उसके नतीजे भी जनता को ही भुगतने पड़ते हैं। अच्छी स्कूलों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे हैं। तो ये मुद्दे हम कब देखेंगे? हम कब तक इन नेताओं के चक्कर में धर्म और मंदिरों की राजनीति में पड़े रहेंगे? मंदिर का निर्माण तो कोई भी कर सकता है, तो क्या वहाँ पर मंदिर चुनाव के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? तो जनता ये बात क्यों नहीं समझती है? क्या इतने नीचे स्तर तक हम जा चुके हैं कि हम जहाँ पर भगवान को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं? अभी मोदी जी को कुछ लोग, कुछ अंधभक्त भगवान का दर्जा भी देने लग गए। शेषनाग के आगे खड़े रहकर वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। क्या वहाँ पर वो भगवान शेषनाग से भी बड़े हो गए? भगवान राम जी को लेकर वो अयोध्या लेकर जा रहे हैं, तो क्या भगवान राम जी अयोध्या जाने में खुद से असमर्थ हैं कि आप उनको वहाँ पर लेकर जा रहे हो? ये फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। तो इतने निचले स्तर तक आपने भगवान का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है और जनता इस बहकावे में आती चली जा रही है। और कुछ अंधभक्तों को अभी भी समझ नहीं आई कि ये हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारा देश केवल धर्म की राजनीति और मंदिर मस्जिद की राजनीति पर ही अटका पड़ा है। अंग्रेज़ों ने जो काम किया था वो अब वापस हो रहा है। उन्होंने उस समय
फूट डालो राज करो, तो अब वही सेम कंडीशन अभी चल रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालो और उन पर राज करो। यही अभी भाषण दे रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस सरकार आपके की संपत्ति ले लेगी, मुसलमानों को बांट देगी, गहने मुसलमानों को बांट देगी, गाय पैसे ले लेगी। क्या ये कोई सही राजनीति है? क्या आपके पास कोई भाषण नहीं बचा है अब कि आप इसने इतने निचले स्तर के भाषण देने लग गए? कुछ समय पहले हम आपको एक अच्छा प्रधानमंत्री मानते थे और अब हमें पता लग रहा है कि आप किस निचले स्तर तक की बातें करने लग रहे हो। अब आपने नारा दिया था आपकी पार्टी ने कि अच्छे दिन आएंगे देश के, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब अगर आपके 10 सालों में अगर हम देखें तो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो क्या अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं? मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, पर्यावरण के लिए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की आप बात नहीं सुन रहे हो। जंगलों को आप बेच रहे हो। तो क्या इस तरह से अच्छे दिन आएंगे? और अब आपकी सरकार 5 किलो राशन दे रही है हर महीने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 किलो राशन में क्या सभी का पेट भर सकता है, पूरे परिवार का? क्या हमारे देश में इतनी गरीबी आ चुकी है आपकी सरकार में कि आपकी सरकार को उस भुखमरी को मिटाने के लिए 5 किलो राशन देना पड़ रहा है? क्या अब लोग इतने असमर्थ हो चुके हैं आपकी सरकार में कि वो 5 किलो राशन भी ना खरीद सके? तो आप 5 किलो राशन पे के नाम पे क्यों वाई लूट रहे हो? क्या हमारे इतने ख़राब दिन आ चुके हैं कि हम 5 किलो राशन भी ना खरीद सके? आपने तो नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, तो क्या ये अच्छे दिन हैं जनता के? जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। पर वो हिम्मत है नहीं। अब इसके बाद 2013 में जो इलेक्शन उसमें आपने बोला, भाषण दिया कि हम काला धन वापस लाएंगे। उसके लिए आपने नोटबंदी भी करी, पर नोटबंदी से कितना काला धन आया उसका रिकॉर्ड अभी है नहीं आपकी जनता के पास। और भगोड़े जो लुटेरे हैं, जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, विदेश चले गए हैं, उनके लिए आपने बोला था कि हम उनको लाएंगे पकड़ के, उसका जो पैसा है वो देश में आएगा। और आपने एक भाषण में बोला कि अगर हम उनके पैसे लेकर आ गए तो 15 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे देश की जनता के अकाउंट में। तो क्या देश की जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? और फिर बाद में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा गया तो बोलते हैं कि ये तो जुमले होते हैं, चुनाव में प्रचार के तरीके होते हैं। तो क्या आप ऐसे प्रचारों में जनता को मूर्ख बनाते हो, झूठे वादे करते हो उनके सामने? घोटालेबाज नेता आपकी पार्टी में शामिल हो गए जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। तो वो पैसा कहाँ गया? वो भी एक तरह से काला धन है। तो वो अब आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? उन पर जो केस चल रहे थे वो बंद हो चुके हैं। तो क्या इस तरह से आप काला धन वापस लाओगे? तो ये भी एक तरह से आपके द्वारा किया गया एक झूठा वादा है। इसके बाद में आपने भाषणों में बोला कि कांग्रेस सरकार में जो रुपया है वो गिर गया है, और आपने बोला कि हम उस रुपये की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं 10 सालों में आपने क्या किया। 2012 में जो रुपया था 53 रुपये $1 के बराबर था। उस समय रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी। और अभी अगर आप 2024 में देखोगे तो उसमें 84 रुपये है $1 के बराबर। तो आपकी सरकार ने यहाँ पर कितनी वैल्यू बढ़ाई रुपए की? तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है? अब इसके बाद में देश के कर्ज की बात करते हैं। देश पर कर्ज कम हुआ है या नहीं? तो अब पूरे 67 सालों की बात करें आज़ादी के बाद, तो देश पर 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 2013 में। और अब 10 सालों में हम बात करें मोदी सरकार की, तो ये जो कर्ज है ये 3 गुना बढ़ चुका है। तो 168 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो आपने विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया 3 गुना, और उस पैसे को कहाँ पर इस्तेमाल किया है इसके पास भी आपके कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं है। बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अब ये जो कर्ज बढ़ रहा है ये किस पर बढ़ रहा है? एक्चुअल में जनता पर ही बढ़ रहा है। जनता इसको समझ नहीं रही है। जनता को दिखता है कि हमारी जीडीपी बढ़ी है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है,
इतना कर्ज बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो अगर कर्ज बढ़ता है तो ये कर्ज हमारे ऊपर बढ़ रहा है, सरकार इसको कैसे चुकाएगी? सरकार के पास खुद के पास तो पैसा है नहीं इसको चुकाने के लिए, तो जनता से ही लेगी पैसा। तो जनता से किस तरह से लेगी? टैक्स बढ़ाएगी, जो हम सामान लेकर आते हैं घर में, तो टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई अभी के समय में महंगाई झेलने लायक हम है नहीं, इतनी आमदनी नहीं होती है लोगों के पास, क्योंकि रोज़गार की कमी है, या जो रोज़गार मिल रहे हैं उन रोज़गारों में इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है कि वो अपने घर का गुजारा कर सके। तो इसका भी जवाब दीजिए मोदी जी कि आपने इतना कर्ज लिया है तो इसका जो भार है वो कौन चुकाएगा? अपने देश में जीडीपी बढ़ी है, जो अमीर हैं वो अमीर होते गए हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते गए हैं। तो क्या केवल अमीर चुकाएंगे इन पैसों को? गरीबों को क्या आप सस्ते रेटों में सामान उपलब्ध करवाओगे? जब अपने देश पर कर्ज बढ़ रहा है तो जनता पर भार बढ़ रहा है, और वो गरीब जनता कैसे उस भार को चुकाएगी? तो गरीबों की संख्या तो पहले से ज़्यादा हुई है ना। तो एक समझने वाली बात है देश की जनता को कि हमें देश में इक्वलिटी लानी है, सभी लोगों के पास जो पैसा है, मुद्रा है, वो लगभग बराबर सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो ऐसे कभी भी देश का विकास नहीं होने वाला। और बेरोजगारी भी एक कारण है गरीबी का, महंगाई एक कारण है गरीबी का, तो इससे क्या बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी इतने कर्ज से। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो भी मैंने बातें बताई आपको, ये सच्चाई आपको पता लगी होगी। तो शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सको कि हमें प्रधानमंत्री जो भी हैं नरेंद्र मोदी जी को आगे प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं। अगर बीजेपी जीतती है तो अब वहाँ पर भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। बीजेपी में नितिन गडकरी जी हैं जो कभी फालतू के भाषण नहीं देते हैं, काम की बात करते हैं। उनके समय में बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, सड़कों का विकास हुआ है, बहुत सी लंबी सड़कें बनी हैं, हाईवेज़ बने हैं। तो मोदी जी अगर आप काम की बात करते या आपने काम किया होता एक्चुअल में, तो आगे भी हम बीजेपी को वोट देते, जैसे 2019 में हमने दिया था। पर आपने ऐसा नहीं किया, तो अब आपको हम वोट नहीं देंगे, आपके लिए वोट नहीं देंगे। और अगर बीजेपी जीतती है तो फिर वहाँ पर बीजेपी वालों को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।